जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका GTS 7 के सॉल्यूशन पर। उम्मीद करता हूं शनिवार को जो आपका सेकंड चैप्टर का आपकी सेकंड बुक का जो टेस्ट हुआ वो आपका अच्छा हुआ होगा। अब आप अपना टेस्ट रजिस्टर है वो ओपन कर लीजिएगा और अब आपको सभी प्रश्न आंसरों को एक बार दोबारा सुनना है ताकि एक तरीके से रिवीजन भी हो जाए और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है उनको भी आपको जानने में सहायता है वो मिल सके। चलिएगा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात आप बच्चों को कहना चाहूँगा भी, एक तो ये चल रहा था पॉलिटिकल की क्लास सर काफ़ी दिन से नहीं हुई, तो अब स्वास्थ्य में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और कल से आपकी पॉलिटिकल की क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। आई ट्राई माय बेस्ट। और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने से मतलब नहीं है, उन बच्चों से निवेदन है कि प्लीज़ आप अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। एक शिक्षक के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप माने नहीं माने वो तो आप पर डिपेंड करता है। सोचिएगा ज़रूर भी। देखिए, भले ही हम आपके क्लासरूम में नहीं है, रियल क्लासरूम में, लेकिन शिक्षक तो है ही। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, इस चैनल पर आ रहे हो, तो उस नाते हम आपके शिक्षक तो हुए ही। ऑनलाइन ही सही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, शायद हम शिक्षक तो हैं ही। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या रहता है। जैसे ही कोई जो लाइव चैट के अंदर या कमेंट के अंदर जैसे किसी लड़की के नाम की आईडी देखी जाती है, तुरंत उस पर अननेसेसरी कमेंट करते हैं। सोचिएगा ज़रूर। एक शिक्षक बच्चों से निवेदन कर रहा है, आपसे एनर्जी मिलती है मुझे और आपके सदप्रयास के लिए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपका तो यही होना चाहिए, मेरे जैसे शिक्षकों का आपको हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि हम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ये कोई मेरा प्रेशर नहीं है या ये भी नहीं है भी मेरे कहने मात्र से आपके अंदर चेंज आ जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आंखें बंद करके 2 मिनट विचार ज़रूर कीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं है, बस एक विचार जो मन में मुझे कौंध रहा है वो आपसे शेयर कर रहा था। या तो आप किसी का हौसला बढ़ा सकते हो या हौसला गिरा सकते हो, वो आपको सोचना है आप किस प्रकार का जो पात्र है वो इस जीवन में निभाना चाहेंगे। और बेटियों को यही कहना चाहूँगा भी, अननेसेसरी आप किसी भी कमेंट का जवाब है वो नहीं दे सोशल मीडिया पर। आज के इस बुरे वक्त में एक थोड़ी सी पॉजिटिव सोच, हटके सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ये सोचेंगे भी सर तो दकियानूसी या पुरानी बातें कर रहे हैं, नहीं, ये सोशल मीडिया अच्छा भी है तो उतना बुरा भी है। कहते हैं ना, कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसमें बुराई ज़रूर होती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, अननेसेसरी आपको कमेंट करने की, लाइव चैट में तो कमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हो, मैं उन सब कमेंट्स को पढ़ता हूं, जहां ज़रूरी होता है उनका आंसर भी देता हूं। जो बच्चे मेरे हौसला अफजाई करते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी मैं आजकल अपलोड करता हूं, पहले नहीं करता था। तो ये इसलिए स्टार्ट किया, जब मैंने एक वीडियो लगाया तो बच्चों को बहुत हौसला मिला, मेरे स्कूल के बच्चों को, क्योंकि वो भी आपके कमेंट पढ़ते हैं। उन बच्चों को अच्छा लगा, उनको मोटिवेशन मिला और उसकी वजह से जिन बच्चों ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो बच्चे अब पार्टिसिपेट करने लगे हैं। वो आप बच्चों के मोटिवेशन की वजह से हो रहा है। तो कुछ ऐसा कीजिए भी आपके एक सदप्रयास से दूसरों को प्रेरणा मिले, वो प्रेरित हो और कुछ समाज के अंदर कुछ अच्छा करें, अपने जीवन के लिए अच्छा करें। तो जैसा हम पॉजिटिव किसी के लिए करते हैं, ऐसा ही आपको भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक विनम्र निवेदन, ये आज की अपील है मेरी। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे इस चीज़ को समझेंगे और पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत से बच्चे टेस्ट देते हैं लेकिन अपना जो रिज़ल्ट है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं डालते। ये मेरे लिए मोटिवेशन भी है। मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये तो पता होना चाहिए उनका आउटपुट क्या चल रहा है। इसलिए आप सब बच्चों को कहूँगा, हमेशा की तरह आप अपना नाम, स्कूल का नाम लिखकर अपने मार्क्स जरूर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर किया करें। और अगला जो हमारा टेस्ट है वो 8वां, वो लेसन 4 का होगा। ध्यान दीजिए, सेकंड बुक का लेसन 4 जो है मानव बस्तियाँ, अगला टेस्ट
इसका होगा मानव बस्तियों का। और आपको पता है, जो बच्चे नए अगर आज देख रहे हैं वीडियो को, तो बताना चाहूँ, हर शनिवार को शाम को 4 बजे ज्योग्राफी का टेस्ट होता है और 5 बजे इसी चैनल के ऊपर अगले एक दिन बाद यानी सोमवार को शाम को 4 बजे इसका सॉल्यूशन है वो करवाया जाता है। और सॉल्यूशन को आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, उससे आपकी जो अधिगम क्षमता है वो बढ़ जाएगी, लर्निंग पावर है वो आपकी बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर भी शार्प होगी बार बार जब हम इन चीज़ों पर गौर करते हैं। और इस पेपर के अंदर आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इस बार रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन भी डाले थे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में रिक्त स्थान भी आने की पूरी संभावना रहेगी। और इसका उद्देश्य यही था भी आप बच्चे वीडियो से बनाए हुए नोट्स के साथ साथ पाठ्य पुस्तक है उसको भी रीड आउट जरूर करना चाहिए। यूं नहीं है भी आप कहीं नोट्स के चक्कर में रहें और पाठ्य पुस्तक पढ़ना है वो छोड़ दें। मैं कतई ये सलाह नहीं दूंगा भी सिर्फ वीडियो पर ही डिपेंड रहे। वीडियो आपकी हेल्प करता है, आपका कंसेप्ट क्लियर करता है। बहुत से यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है भी हाँ, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो इसलिए आपसे निवेदन है भी किताब को पढ़ने की आदत है वो मत छोड़िएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न था कि भारत में प्रवासी संबंधी आंकड़ों को किस वर्ष की जनगणना से दर्ज करना प्रारंभ कर दिया था? तो वो था जब हमारी दूसरी जनगणना हुई 1872 में पहली बार हुई, दूसरी 1881 में। इस हिसाब से आपका जो सही आंसर है पहले ऑप्शन का 2 नंबर 1881। दूसरा प्रश्न क्या भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है? 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें सही ऑप्शन है गांव से गांव को महिला प्रधान। गांव से गांव महिला प्रधान प्रवास है, क्योंकि विवाह के उपरांत महिलाओं का प्रवास होता है अधिकतर इंडिया में, तो इसलिए दूसरे प्रश्न का सही आंसर भी 2 नंबर ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में अंतरराज्यीय प्रवास में प्रमुख है, एक राज्य के अंदर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं तो मुख्यतः कहां से कहां होता है? वो गांव से नगर को पुरुष प्रधान है, यानी तीसरे का पहला ऑप्शन है वो सही है। चौथा प्रश्न है जनगणना 2011 में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही? तो 2011 के आंकड़ों की बात करें तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन संख्या 1 है। पांचवा है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो आकर्षित करे, अट्रैक्ट करते हैं भी हाँ आप यहाँ आइए आपको सुविधाएं मिलेगी, तो वो क्या कहलाते हैं? पांचवें का तीसरा ऑप्शन अपकर्ष कारक है, उन्हें कहा जाता है, या जिन्हें हम आकर्षक कारक भी कह सकते हैं। छठा है कि भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास से कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है? लिंगानुपात, असंतुलन, ये पर्यावरणीय समस्या नहीं है। ध्वनि प्रदूषण पर्यावरणीय समस्या है। गंदी बस्तियों की उत्पत्ति है, इनमें से कोई नहीं। बेस्ट ऑप्शन छांटना है तो वही छठे का 3 नंबर गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है, उद्भव होता है, जन्म होता है, उत्पत्ति होती है। तो गंदी बस्तियों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो छठे का तीसरा। सातवां है कि प्रवास से संबंधित पहला मुख्य संशोधन कौन से जनगणना वर्ष में किया गया था? सातवें का भी तीसरा उत्तर सही है, 1961। ध्यान रखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली बार मुख्य जो संशोधन की बात आती है वो 1961 आती है। आठवां है कि निम्न में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण है? महिला प्रवास की बात आ जाए, आपको पता है वो विवाह है, शादी है, यानी 8वें का सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन है। 9वां, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी यानी दूसरे जगह से आते हैं उनकी बात करें तो 9वें का 4 नंबर वो महाराष्ट्र राज्य है। 10वां है उपनिवेश काल में भारत से गए प्रवासी श्रमिक मॉरिशस, कैरेबियन देश, फिजी, दक्षिण अफ्रीका देशों में जो जाते हैं वो किस कार्य से जुड़ते हैं या कौन सा कार्य वहां करने के लिए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, अच्छा प्रश्न था। 10वां, इसका ऑप्शन संख्या 1 यानी रोपण कृषि करने के लिए वहां पर जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, इस प्रकार जो रोपण कृषि के उदाहरण भी आप ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर अपने सिलेबस के अंदर है, तो ये मोस्टली रोपण कृषि के लिए वहां पर जाते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न है कि प्रवास खालिस्तान और खालिस्तान के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और कारक है। आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज से ही ये लिया गया है। इसमें आप एक में भरेंगे दिक और एक में भरेंगे काल। दिक और काल, दिशा और समय की बात आती है, दिक और काल आपको भरना है। अगर समय और दिशा भी आपने भरा है या काल पहले दिक बाद में लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों अगर सही है तो आधा प्लस आधा अपने आप को दे दीजिएगा।
और अगला प्रश्न, आंतरिक प्रवास की खालिस्तान धाराएं हैं, तो 4 धाराएं हैं, तो इसके अंदर आपको 4 शब्द लिखना है। 13वां है कि उत्तर खालिस्तान वे राज्य जहां से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी जहां से लोग बाहर जाते हैं। अप्रवासी जहां आते हैं, उत्प्रवासी जहां से जाते हैं, तो इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए पहले बिहार बाद में यूपी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो पहले खालिस्तान में यूपी और दूसरे में बिहार आएगा। आधे आधे नंबर की होगी, जहां 2 चीज पूछे वो आधे आधे नंबर की। उसके बाद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष खालिस्तान बाह्य या बाहरी प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती है। देखिए, एक तो महिलाएं क्या होती है, प्रवास, महिलाओं का विवाह के कारण प्रवास हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, लेकिन उनके हस्बैंड जब काम के लिए बाहर जाते हैं तो वो पत्नियों को साथ लेकर नहीं जाते। वो उस मुद्दे का ये प्रश्न है। ग्रामीण, ये अंतिम टॉपिक से लिया गया प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष खालिस्तान बाहरी प्रवास के कारण। तो इसका सही आंसर है वर्णात्मक लिखो या चयनात्मक, यानी सिलेक्टिव, सिलेक्ट कर लेते हैं भी इस एरिया में जाना है, लेकिन पत्नी को लेकर नहीं जाते, पत्नी है वो घर पे ही रहती है। तो ये भी बड़ी उनके लिए मानसिक परेशानी का कारण होता है। भी लेके जाना चाहिए, साथ में नहीं लेके जाते, वो उनकी अपनी मजबूरियां रही होगी। तो इसमें वर्णात्मक या चयनात्मक शब्द है वो आपको लिखना होगा। 15वां प्रश्न था, क्या उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कहा जाता है गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता है, गिरमिट एक्ट के नाम से। तो 15वें का सही प्रश्न गिरमिट एक्ट आपके पाठ के 2 नंबर पेज से लिया गया प्रश्न है। 16वां है कि किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का प्रमुख कारण नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये तो। मेघालय आप समझ गए, क्योंकि मेघालय में पत्नियां बाहर नहीं जाती, पति ही घर जमाई बनने के लिए आते हैं। जनजातियों में वहां यही सिस्टम चलता है। तो इसका सही आंसर मेघालय है। 17वां है कि प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली हुंडिया रेमिटेंसेस का कोई 2 प्रयोग वो बताइए। यानी जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर चला गया, विदेश में चला गया, और जब वो विदेशी पैसा भारत में भेजता है तो उसे कहा जाता है हुंडी कहा जाता है। तो बात यह भी, वो विदेशी पैसा जब भारत में आता है तो उसका क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, 2 पूछे हैं, तो आप कोई भी 2 ये कह सकते हो। भी भोजन पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, विवाह में इस्तेमाल किया जाता है, ऋण अदायगी यानी कर्ज चुकाने में उसको काम में लिया जाता है। तो कुल मिला के अपनी जो भी जरूरत की चीजें होती है, भी पैसा हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो कोई भी 2 कारण हैं वो इसके अंदर लिखने हैं जो आपको ठीक लगे। भी हाँ, हम उससे भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हम भोजन परचेज करते हैं, या हम मकान बनाते हैं, या हम हमारा इलाज करवाते हैं, वो बेटे बेटी के विवाह में, भाई बहन के विवाह में काम में लिया जाता है। कोई कर्जा है तो उसको चुकाने में काम में लिया जाता है, कपड़े बनाने में काम में लिया जा सकता है, प्लाट खरीदने में लिया जा सकता है। तो आप इनमें से कोई भी ये चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, मोस्टली प्रवास क्यों करता है आदमी? इनकम बढ़ाने के लिए करता है। तो बेसिक चीज़ें जब पूरी नहीं होती तभी तो प्रवास करता है। इसलिए हम अक्सर भोजन, उपचार, विवाह, कर्ज चुकाना, इन्हीं में से कोई 2 लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, वो रहेगा। इनमें से कोई भी 2 अगर आपने लिखे हैं तो आप अपने आप को आधा प्लस आधा 1 नंबर दे दीजिए। 18वां प्रश्न है कि प्रवास के कोई 2 प्रतिकर्ष कारक लिखिए। यानी वो परिस्थितियां उस क्षेत्र की जो उसे बाहर धकेलती है, अपने इलाके से बाहर जाने में। कोई भी 2, वो बाढ़ हो सकती है, अकाल हो सकता है, तूफान हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकती है, युद्ध हो सकती है, लड़ाई दंगे हो सकते हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है, अभाव है, गरीबी है, या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो। यानी वो चीज़ें जो हमें बाहर जाने के लिए प्रेरित करती हैं उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। तो यानी ये इनमें से कोई भी 2 अगर आपने लिखी है तो आधा प्लस आधा 1 नंबर अपने आप को दीजिए और आगे बढ़िए। बात करते हैं 19वें प्रश्न की, क्या ग्रामीण से नगरीय प्रवास के 2 जननांकिकीय परिणाम लिखिए। जननांकिकीय, जब गांव से शहर की तरफ व्यक्ति जाता है तो जनसंख्या के हिसाब से क्या चेंजेज आता है? तो एक तो आता है भी उससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, और दूसरा लिंगानुपात में भी असंतुलन हो जाता है। गांव से लोग जाएंगे तो गांव का और जो शहरों का जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ा जाता है। तो 2 प्रमुख परिवर्तन हैं ये उसके अंतर्गत होते हैं। तो लिंगानुपात में असंतुलन हो जाता है और नगर की जनसंख्या है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। आधा प्लस आधा 1 नंबर अपने आप को दीजिए अगर लिंगानुपात की बात लिखी है और जनसंख्या वृद्धि की बात लिखी है तो।
अंतिम प्रश्न है 20वां, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से सर्वाधिक राशि प्राप्त करने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों मतलब जो बाहर से जो हुंडी आती है वो किस स्टेट के अंदर ज्यादा आती है, कोई 2 का नाम लिखना है। तो 3 नाम आपके सिलेबस में है, पंजाब, केरल और तमिलनाडु। इन तीनों में से कोई 2 स्टेट है वो नाम इसमें लिखने हैं और अपने आप को आधा प्लस आधा 1 नंबर दे दीजिएगा अगर आपका सही है। जितना आपको लगता है गलत है या आपको लगता है कंफ्यूजन रहता है भी ये थोड़ा सा सही है, नंबर दूं या नहीं दूं, मैं तो यही सलाह दूंगा आप अभी यहाँ टीचर की भूमिका में नंबर काट लो। नंबर काटोगे तो अपने आप में थोड़ा याद रहेगा भी हाँ उस दिन मैंने ये गलतियाँ की। अब आप इसका अपना टोटल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको ये मार्क्स हैं वो शेयर करने हैं और साथ में जो गलतियां हुई है उनको अब वहां काट कर सही कर लीजिए ताकि एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है वो भी तो अपना साथ में तैयार हो रहा है। ये था आज का अपना GTS 7 का सॉल्यूशन का वीडियो। अगला टेस्ट चौथे चैप्टर मानव बस्तियों का होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा छोड़ा एक बार, मानव बस्तियों का होगा अगला टेस्ट है, उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। शनिवार 4 बजे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप आपके स्कूल भी लगते हैं बिजी शेड्यूल है, लेकिन आधा घंटा 20 मिनट वीडियो देखने के लिए आपको निकालने चाहिए, ये कोई ज़्यादा नहीं है। और आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो कहीं क्या ट्यूशन करने की आवश्यकता पड़ती है, कई बच्चे कहते हैं ट्यूशन कर लें, पासबुक खरीद लें, ये कर लें। देखिएगा अगर आपको यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, किताब समझ में आ रही है, तो मुझे लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो है इनके साथ टाइम व्यतीत करने की, किताबों को दोस्त बनाने की, वीडियो को 1-2 बार देखने की। और जब भी आपको कुछ अच्छा लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे अच्छे से सारी बातें समझे होंगे। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।